बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम एफएससी सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 36 देख रहे हैं, जिसका टाइटल है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली हम पावर को पढ़ कर आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। वहाँ हमने इसको डिफ़ाइन किया था कि ये वर्क ओवर टाइम होता है या रेट ऑफ वर्क होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से डिसिपेशन का जो मतलब है, डिसिपेशन कहते हैं ज़ाया होना या इस्तेमाल हो जाना। तो पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स यानी वो पावर जो रजिस्टर्स में ज़ाया हो जाती है। लफ्ज़ ज़ाया तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, आप ये कह लें कि इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा, रजिस्टर से मुराद सिर्फ रजिस्टर्स नहीं है, बल्कि जिस तरह हमारे पास अगर कोई मोटर मौजूद है तो मोटर भी एक रजिस्टर का काम कर रही होगी। बेसिकली वो करंट को कंज्यूम कर रही होगी, या दूसरे मानों में एक्चुअली वो करंट नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रही होगी। तो कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल पावर को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंज्यूम करती है, चाहे वो हीटर होगा, इलेक्ट्रिकल हीटर, चाहे वो कोई लाइट सोर्स होगा यानी कोई ट्यूब लाइट है, कोई बल्ब है, या चाहे वो कोई फ़ैन है, कोई मोटर है, वो तमाम की तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिकल पावर को डिसिपेट करवा रही हैं या कंज्यूम कर रही हैं। तो हम यहाँ इसको देखेंगे, इसकी डिटेल्स को आज। और इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रही होगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास यहाँ आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, द रेट एट विच बैटरी इज़ सप्लाइंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। बेसिकली बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है उसकी क्वांटिटी यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेसिकली वो कितना है। यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल जो बैटरी वर्क कर रही है बेसिकली उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहें, यानी बिल्कुल वही डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ हम फिज़िकल या मैकेनिकल वर्क पढ़ रहे थे, यहाँ हम इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे होंगे। तो पावर वहाँ पे हम मैकेनिकल पावर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको बॉटम में एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। यहाँ आपको दो टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी नज़र आ रहे हैं, एक को हमने ए कह दिया है, दूसरे को बी कह दिया है। ए टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल ले लेंगे, इसीलिए हमने इसके साथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, और बी टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल लेंगे, इसीलिए उसके साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। हम जानते हैं ये कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हायर पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लोअर पोटेंशियल होता है। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ई बोल देते हैं। आम रूटीन में हम इसके लिए वी सिंबल यूज़ करते थे, मगर नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स देखेंगे। अब हम इसके लिए ज़्यादातर सिंबल ई यूज़ किया करेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही करंट की डायरेक्शन बनाई गई है। ऊपर आपको एक रेड कलर का एरो नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद हमने एक रजिस्टर आर लगा दिया है इस सर्किट के अंदर, और वो रजिस्टर जो है बेसिकली पावर को कंज्यूम कर रहा होगा या डिसिपेट करवा रहा होगा। यहाँ रजिस्टर से मुराद मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि रजिस्टर ज़रूरी नहीं होता। यहाँ हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हो, कोई मोटर लगी हुई हो, या कोई लाइट सोर्स, कोई ट्यूब लाइट, कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ हो। तो ये हमारे पास इसकी बेसिकली इसका सर्किट आ जाएगा, और इसी सर्किट की कुछ डिटेल्स मैंने ऊपर डिस्कस की हुई हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है ना, बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर हर वक्त बहुत लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। यानी अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो उतने ही लेफ़्ट से राइट भी आ रहे होंगे, इसलिए कोई नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो रहा होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस जनरेट करने के लिए हमें एक पावर सोर्स या कोई बैटरी लगानी पड़ती है। वो बैटरी उस करंट को एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर फिर फ्लो करवाती है, और फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और फिर ही कोई हमारे पास डिवाइस ऑपरेट हो सकती है। नॉर्मल कंडक्टर अगर आप किसी ट्यूब लाइट या बल्ब के साथ लगा दें तो वो ऑन नहीं होगा तब तक जब तक आप किसी पावर सोर्स के साथ उसको नहीं जोड़ देते। इसी तरह अगर हम ये भी हम जो हमारा चैप्टर नंबर 12 था उसमें से 8-10 टॉपिक्स के अंदर हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी कि जो वर्क होता है बेसिकली वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इनटू वी। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे देखना शुरू करेंगे। अच्छा, अगर हम
इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, जैसे हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया है, तो ये वो एनर्जी जो सप्लाई कर रही है बैटरी, उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। अब एनर्जी सप्लाइड हम जो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, उसमें हम बार बार ये मैं बात इसके अलावा भी कर चुका हूँ कि एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। तो टेक्निकली एनर्जी सप्लाइड की जगह हम वर्क लगा सकते हैं, और वर्क को अभी हमने पिछली इक्वेशन के अंदर, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि हमने वर्क को कहा था कि ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम एनर्जी सप्लाइड की जगह वर्क, और फिर वर्क की जगह चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा क्यू इंटू वी लिख सकते हैं, और टाइम टेकन की जगह डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा होगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो चार्ज ओवर टाइम बेसिकली ये करंट की अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो करंट की डेफिनेशन हमें बताती है कि करंट है ही चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, यानी फ्लो ऑफ चार्ज टेक्निकली, तो चार्ज ओवर टाइम। तो इसका मतलब है कि हम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह लिख सकते हैं आई। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और पावर का फर्स्ट फार्मूला भी, तो P इज़ इक्वल टू आई इंटू वी, या जनरली हम इसको लिखते हैं P इज़ इक्वल टू वी आई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो, और इसी तरीके से अगर हमारे पास करंट की वैल्यू हो, तो हम इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, यानी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि ये पावर आउट ऑफ नो वेयर नहीं है, ये वही पावर है, ये वही एनर्जी डिसिपेशन है जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की थी, या जो पावर हमें बैटरी से मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड है, यानी जितनी पावर आई थी उतनी ही पावर डिसिपेट हुई, कोई एक्स्ट्रा पावर डिसिपेट नहीं हुई, ना ही कोई पावर बचेगी। अच्छा, इसी का इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पावर को पावर डिसिपेटेड भी लिख सकते हैं। तो यानी पावर डिसिपेटेड का फार्मूला भी फिर हमारे पास आई इंटू वी या वी इंटू आई हो जाएगा, तरतीब मैटर नहीं करती। अच्छा, इससे हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ओम लॉ जो हमने पढ़ रखा है इससे पहले, आप मैट्रिक में भी पढ़ के हैं, V इज़ इक्वल टू आई आर। अच्छा, ओम लॉ अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आपने देखा हो तो यहाँ हमारे पास I इंटू वी था, यानी इसका मतलब V की जगह आई आर लगाएं, तो I इंटू आई आर करें तो ये V इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर हो जाएगा। यानी पावर का एक और फार्मूला आ गया। फ़र्क अब इसमें यह है कि पहली इक्वेशन में, अब ये मैंने साइड पे तीनों इक्वेशंस जानबूझ के लिख दी हैं ताकि हम बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो P इज़ इक्वल टू आई इंटू वी में हमें दो चीज़ें गिवन थी, वोल्टेज और करंट। यहाँ हमारे पास भी दो चीज़ें गिवन है मगर डिफरेंट, यानी करंट और रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर वोल्टेज ना भी पता हो मगर रेजिस्टेंस पता हो तो हम इस फार्मूले से पावर की वैल्यू को फाइंड कर लिया करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से फिर ओम लॉ इस्तेमाल करें तो V इज इक्वल टू आई आर, इसको रीअरेंज करें, I इज इक्वल टू वी बाई आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आप I की जगह V ओवर आर है, मगर क्योंकि I स्केयर था तो V स्केयर बाई आर हो जाएगा। तो R एक ऊपर न्यूमिनेटर में भी है, R स्केयर डिनोमिनेटर में है, वो R कैंसिल हो जाएंगे, तो P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। यहाँ पर भी दो चीज़ों पर ये इक्वेशन डिपेंड करती है मगर दो डिफरेंट चीज़ों पर, यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब अगर हमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं जिसमें करंट गिवन ना हो, तो अगर करंट नहीं भी गिवन होगा तो भी हम पावर की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मदद से, इस इक्वेशन नंबर 3 को इस्तेमाल करते हुए। ये तीनों इक्वेशंस मैंने साइड पर लिख भी दी हैं। ये तीनों इक्वेशंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। रटा लगाने को मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता, मगर बहुत आसान इक्वेशंस हैं, ये आप 2-3 दफ़ा अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको वैसे भी याद रहेंगी। इसके बाद हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट भी वाट होता है, पावर का यूनिट वाट हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, मगर अब यहाँ हम इसको फार्मूला ज़रा मुख्तलिफ है। वहाँ हमने कहा था कि वर्क ओवर टाइम है तो उसका मतलब जाउल और पर सेकंड था, जाउल पर सेकंड वाट को हमने डिफ़ाइन किया था। तो यहाँ हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर को P इज़ इक्वल टू वी आई लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, यानी वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो इसकी मदद से भी हम वाट को डिफ़ाइन कर सकते हैं या रीडिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक। इसके अलावा कुछ 2-4 मैं छोटी छोटी और बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मतलब आपके कोर्स का पार्ट तो नहीं है मगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग के बच्चे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं या
इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकाट्रॉनिक्स वगैरह में जाते हैं और वहाँ जाके उनको फिर इन चीज़ों का थोड़ा सा दोबारा से जब तज़किरा आता है तो वहाँ का टीचर कह रहा होता है कि आप मैट्रिक एफएससी में पढ़ कर आए हैं जबकि हमने नहीं पढ़ाया होता, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ब्लेम हम पे ही आता है। तो उसके लिए आप में से वो बच्चे जो इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरनेट को थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, कुछ किताबें खोलते हैं, तो वो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की टाइप्स कितनी हैं। तो बेसिकली जिस तरह हमारे पास आप ये कह लें कि हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दो टाइप्स के करंट पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर की भी इसी तरह दो दो टाइप्स हो जाएंगी। एक को हम एसी पावर कह दिया करेंगे यानी अल्टरनेटिंग पावर, और दूसरी को हम डीसी पावर या डायरेक्ट करंट पावर कह दिया करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दो तीन और छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इससे रिलेटेड। जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं अपेरेंट पावर। अच्छा, अपेरेंट पावर ये जो हम बेसिकली मैथमेटिकल जो हम इक्वेशंस यूज़ करके जो वैल्यूज़ निकालते हैं ना, ये अपेरेंट पावर होती है। अब लेट से किसी चीज़ की अपेरेंट वाट जो पावर जो है वो लेट से 10 वाट आ गई है, तो 10 वाट जो है वो पूरी की पूरी यूज़फुल नहीं होती। ये इसको हम यूज़लेस या आइडल पावर भी कह सकते हैं। यानी ये बेसिकली ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ से ये मुख्तलिफ होंगी। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप कई दफ़ा बाज़ार से यूपीएस ख़रीदते हैं तो वो बताते हैं जी ऊपर लिखा होता है कि 1000 वाट, मगर आपको यूपीएस बेचने वाला बता रहा होता है जी कि ये 800 वाट तक का लोड उठाता है। तो इसका मतलब है कि उस पे लिखा हुआ तो 1000 वाट है, वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है, वो उसकी अपेरेंट वैल्यू है। जो उसकी रियल वैल्यू होगी उसको रियल पावर कह लें। उसके लिए दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं फिर, एक्टिव और रियल पावर। उसको एक्टिव पावर भी कहते हैं, रियल पावर भी कहते हैं। एक्टिव या रियल पावर उस पावर को कहते हैं जो कि ओरिजिनली किसी भी रजिस्टर में डिसिपेट हो सकती है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने एक यूपीएस ख़रीदा है और 800 वाट के आप लाइट्स, पंखे, कूलर आप लगा दें उसके ऊपर, तो उसको वो 800 के 800 वाट की चीज़ों को चलाना चाहिए। अगर वो 800 को भी नहीं चला पा रहा तो इसका मतलब उसकी रियल वैल्यू 800 भी नहीं है। फिर हम उसको देखेंगे कि वो 750 है, 730 है, 780 है, कितनी है। तो रियल वैल्यू बेसिकली वो होगी जो फिज़िकली या प्रैक्टिकली अवेलेबल होगी, और अपेरेंट वैल्यू वो होगी जो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क करना है। अगर कोई इसमें इंटरेस्ट ले तो मज़ीद इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा मौजूद है, आप देख सकते हैं। कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे भी पूछी जा सकती है व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के अंदर। और छोटा सा ये टॉपिक था, साथ साथ पढ़ें ज़रूर। 15-20 मिनट का, ये 15 मिनट का भी लेक्चर नहीं है, और मज़ीद 15 मिनट अगर इसके ऊपर आप और लगा लें तो आपको ये सारी ज़िंदगी के लिए याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।